Hello, friends. I hope you're doing good. Thank you for all the good wishes you sent me yesterday. Let's begin our today's edition by a major foreign policy event. I hope आपको पता है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इस समय न्यूयॉर्क में हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को एड्रेस करने के लिए। तो कल वो जनरल असेंबली को एड्रेस करते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं उनकी 17 मिनट लंबी स्पीच में की गई बातें। वो नमस्ते फ्रॉम भारत बोलकर अपनी स्पीच शुरू करते हैं। वो फिर अपनी स्पीच में ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं। फिलहाल जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्ट्रक्चर है उसमें रिफॉर्म्स करे जाएं, वो इसकी भी बात करते हैं। वो इस साल G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को मिली परमानेंट मेंबरशिप को भी पॉइंट करते हैं। वो टर्की और सीरिया, जिन्होंने इस साल फरवरी में सीवियर अर्थक्वेक्स को फेस किया है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उनको इंडिया की तरफ से दिए गए सपोर्ट को भी मेंशन करते हैं। और वो श्रीलंका, जो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, उसको दिए गए सपोर्ट को भी मेंशन करते हैं। वो क्वाड ग्रुपिंग और I2U2 ग्रुपिंग को भी मेंशन करते हैं। वो या मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी मेंशन करते हैं। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट की शुरुआत इस ही महीने G20 समिट में की गई थी। आई एम श्योर यू नो अबाउट इट। वो फेयर, इक्विटेबल और डेमोक्रेटिक ग्लोबल ऑर्डर की बात करते हैं। वो चंद्रयान 3 के सक्सेस को भी मेंशन करते हैं और पार्लियामेंट की स्पेशल सेशन में पास किए गए वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को भी अपनी स्पीच में मेंशन करते हैं। और फिर इंडिया, दैट इज भारत, बोलकर वो अपनी स्पीच को कंक्लूड करते हैं। लेट्स बिगिन विद अवर न्यूज सेगमेंट, जिस सेगमेंट में हम डेली यूपीएससी प्रिलिमिनरी के एक क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं कि उस क्वेश्चन का सोर्स क्या है, कि उस क्वेश्चन के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए। ये आज का क्वेश्चन, लाइक द प्रीवियस 4 क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड, भी ब्रॉडली है जियोग्राफी से। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेंशन किए गए वेटलैंड्स में कौन सा वेटलैंड बेस्ट एग्जाम्पल है सी लेवल में रिपीटेडली होने वाले गिराव से बने एक मार्शलैंड का। और 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं: भीतरकनिका मैनग्रोव्स, मरक्कनम सॉल्ट पैन्स, नौपदा स्वैम्प और रन ऑफ कच्छ। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, बात करते हैं कि मार्शलैंड्स क्या होते हैं। मार्शलैंड्स एक वेटलैंड एरिया का टाइप है जिसमें शैलो वाटर होता है, मतलब कम गहराई वाला खड़ा पानी होता है। वाटरलॉग्ड सॉइल होती है, मतलब गीली कीचड़ जैसी मिट्टी होती है। और काफी सारी वेजिटेशन यानी कि हरियाली होती है। अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में 4 वाटर बॉडीज मेंशन्ड हैं और अगर आपने अपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की बेसिक प्रिपरेशन के दौरान सभी रामसर साइट्स और इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज के बारे में पढ़ा है, जो कि एक एसेंशियल पार्ट है प्रिपरेशन का, तो एक्सपेक्टेड है भीतरकनिका मैंग्रोव्स जो उड़ीसा में है और रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है, उनके बारे में पढ़ा होगा। ये दोनों ही वाटर बॉडीज काफी मेजर वाटर बॉडीज हैं। और इस क्वेश्चन की बाकी 2 बची वाटर बॉडीज, नौपदा स्वैम्प जो आंध्र प्रदेश में है और मरक्कनम सॉल्ट पैन्स जो तमिलनाडु में है, बिल्कुल भी मेजर वाटर बॉडीज नहीं है। इनफैक्ट अगर आप डेडिकेटेडली इंडिया की सभी मेजर वाटर बॉडीज की लिस्ट बनाएं तो हाई चांसेस हैं कि आपकी लिस्ट में ये दोनों वाटर बॉडीज हो ही ना। तो फिर यूपीएससी ने प्रिलिमिनरी में इन 2 ऑप्शंस को अपने क्वेश्चन में क्यों इंक्लूड किया, नोबडी कैन टेल। बट इफ आई हैव टू मेक अ हम्बल गेस, लास्ट ईयर 2022 में नौपदा स्वैम्प न्यूज में था, जब वहां नीमाटोड इन्फेस्टेशन की वजह से 150 स्पॉट बिल्ड पेलिकन्स की मास डेथ रिपोर्ट हुई थी। शायद ये वाटर बॉडी उस इवेंट की वजह से प्रिलिमिनरी में पूछी गई है। और मरक्कनम सॉल्ट पैन जो तमिलनाडु में है, ये तो किसी मेजर इवेंट से रिलेटेड न्यूज में भी नहीं थी। नाउ कमिंग बैक टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर है रन ऑफ कच्छ। ये रामसर साइट हिस्टोरिकली अरेबियन सी का ही पार्ट था, बट ओवर द टाइम जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से उसका सी के साथ कनेक्शन ब्रेक हो गया और ये रीजन एक सॉल्ट डेजर्ट बन गया। अब इस रीजन में मॉनसून के दौरान जब बारिश होती है तब यहाँ पर पानी भर जाता है और एक लार्ज एरिया में
वेटलैंड बन जाता है, और समर में जब वाटर लेवल कम हो जाता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है, तब ये फिर से एक सॉल्ट डेजर्ट बन जाता है। उड़ीसा के भीतर कनिका वेटलैंड की बात करें तो ये मैंग्रोव साइट ब्राह्मणी और बैतरनी रिवर के डेल्टा से बनी है, और जियोग्राफिकली इसके साथ कोई रिपीटेड सी लेवल चेंज एक्टिविटी एसोसिएटेड नहीं है। इस ऑप्शन को एलिमिनेट करना आसान है, पर फिर भी क्योंकि फेयर चांसेस हैं कि आपको नौपदा स्वैम्प और मरक्कनम सॉल्ट पैन्स के बारे में ना पता हो, आपके लिए फिर एग्जामिनेशन टाइम में श्योर होना मुश्किल होगा। आई पर्सनली वुड नॉट हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। पर अगर आप रन ऑफ कच्छ, जो इस क्वेश्चन में डिफाइंड कंडीशंस के साथ क्लियरली फिट होता है, इसको लेकर श्योर होते और उसको एज एन आंसर मार्क कर देते, देन यू वुड हैव अर्न्ड 2 मार्क्स। नाउ आई रिपीट अगेन, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको 50-50% की श्योरिटी है, आप उन क्वेश्चंस को दूसरे आइट्रेशन के लिए छोड़ दें और अपनी पहली आइट्रेशन में सिर्फ वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें जिसको लेकर आप 100% या 90% श्योर हैं। और अगर आपने अपनी पहली आइटरेशन में 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, विच इज अ वेरी गुड फर्स्ट आइटरेशन, तो फिर आप डेस्परेट ना हो और नेगेटिव मार्किंग से बचने को एक प्रायोरिटी रखें। हालांकि क्वेश्चन छोड़ना है या अटेम्प्ट करना है, ये एक पर्सनल चॉइस है, इसका कोई एक वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन नहीं है। इस स्किल को डेवलप करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और खुद अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। नाउ टू कंक्लूड, इस क्वेश्चन का आंसर डी है, पर बाकी 2 ऑप्शंस काफी ऑब्सक्योर हैं जो इस क्वेश्चन को मुश्किल बना देते हैं। आई पर्सनली वुड नॉट हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन, पर आप क्या करते ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इस क्वेश्चन से हमें क्या सीख मिलती है। पहली सीख, इंडिया की सभी मेजर लेक्स, रामसर साइट्स और करंट अफेयर्स में मेंशन होने वाली वाटर बॉडीज को पढ़ना जरूरी है। ये रेडीमेड लिस्ट आपको इजीली ऑफिशियल सोर्सेस या फिर विकिपीडिया पर मिल जाएगी, और मैं भी इस लिस्ट के लिंक को डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। दूसरी सीख, काफी केसेस में हो सकता है कि प्रॉपर प्रिपरेशन के बाद भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हों जो आपने सुने ही ना हो। डोंट पैनिक, आप ही नहीं सभी के लिए वो टॉपिक्स नए होंगे। जितना आपको पता है आप उसी से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर आप रन ऑफ कच्छ को लेकर 100% श्योर होते तो फिर बाकी और ऑप्शन से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता। और तीसरी सीख, मैं पहले एम्फसाइज कर चुका हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और फिर उसके बाद रिप्यूटेड टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करें और फिर एनालाइज करें कि कहां पर आपकी गेस मेकिंग काम कर रही है और कहां पर आपको क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। फर्स्ट आइटरेशन में आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और दूसरे आइटरेशन में कितने करने हैं। लेट्स बिगिन विद द करंट अफेयर इवेंट्स फॉर टुडे। आज की पहली न्यूज है जियोग्राफी से। मॉनसून ने इंडिया से अपने विड्रॉल को शुरू कर दिया है। हालांकि इस साल ये मॉनसून का विड्रॉल थोड़ा सा लेट है। जनरली ये विड्रॉल लगभग 1 हफ्ते पहले 17 सितंबर के अराउंड शुरू हो जाता है। इस साल के मॉनसून की बात करें तो अब तक इस साल का पूरा मॉनसून अपने एवरेज के कंपैरिजन में 5% डेफिसिट में है और अगस्त के स्पेसिफिक मंथ में तो ये रेनफॉल की डेफिसिट 36% कम थी और ये कमी थी एल नीनो की वजह से। पर सितंबर में इंडिया में काफी जगह एक्सेस रेनफॉल हुई जिससे ये पूरे साल का एवरेज सुधर गया। अब इस इवेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पर बात करें तो मॉनसून क्या होता है, इसका इंडिया में लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है, एल नीनो क्या होता है, इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं और इनका मॉनसून से जुड़ा क्या रोल है, ये सब डिटेल्स इलैबोरेटली डिस्क्रिप्शन में लिंक नोट्स में मेंशन्ड है। अब आज का पहला क्वेश्चन, रिवर्स जेट स्ट्रीम्स के फ्लो के क्या डायरेक्शन होती हैं और वो किस लैटिट्यूड पर फ्लो करती हैं, ये बताइए। ये आज की दूसरी न्यूज और ये है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के स्पीकर को ऑर्डर दिए हैं कि वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और शिवसेना के एमएलएस पर पेंडिंग एंटी डिफेक्शन लॉ की पिटीशन पर एक्शन लें। इस इवेंट की हिस्ट्री की बात करें तो पिछले साल जून में शिवसेना के कुछ एमएलएस अपनी पार्टी से अलग हो गए थे और ऑपोजिशन पार्टी के साथ जुड़ गए थे। इस वजह से वहां की गवर्नमेंट भी कोलैप्स हो गई थी और एकनाथ शिंदे नए सीएम के तौर पर इलेक्ट हो गए थे। अब शिवसेना पार्टी के इन एमएलएस का
अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने के इस स्टेप को शिवसेना ने एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर चैलेंज किया है और इसको एडजुडिकेट मतलब इसकी सुनवाई करेंगे महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर। एंटी डिफेक्शन लॉ एक मेजर टॉपिक है। प्रिलिमिनरी 2022 में इस पर यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करें तो इस लॉ को 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1985 में कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था। इस लॉ में कुछ सिचुएशंस मेंशन्ड है जिनके चलते एक सिटिंग लेजिस्लेटर को अपने हाउस की मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इस लॉ में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब कि ऐसी सिचुएशंस जब मेंबर को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। और इस लॉ की खास बात है कि कोई मेंबर डिस्क्वालीफाइड है या नहीं ये डिसाइड करने की अथॉरिटी है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे कि स्पीकर के हाथ में। और क्योंकि स्पीकर जनरली न्यूट्रल नहीं होते और पार्टी से बिलोंग करते हैं, इस वजह से इस लॉ को क्रिटिसाइज भी किया जाता है। 2003 में 91st अमेंडमेंट एक्ट से इस लॉ में कुछ चेंजेस किए गए थे और कुछ लूप होल्स को फिक्स किया गया था। ये सब डिटेल्स इलाबोरेटली नोट्स में भी मेंशन्ड है। ये न्यूज़ है फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप से और इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की यूएसए ट्रिप, जहां पर वो इस समय प्रेजेंट है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को इंडिया के बिहाफ पर एड्रेस करने के लिए। अपने इस विजिट के दौरान, जैसा कि हमने कल के एडिशन में मेंशन किया था, वो इस बड़े इवेंट की साइडलाइंस में कुछ और मीटिंग्स करते हैं। उनकी बात करें तो वो क्वाड मेंबर कंट्री इंडिया, जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया इनके रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मीटिंग करते हैं। इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ग्रुपिंग के साथ भी मीटिंग करते हैं। और अब एज अ लेटेस्ट डेवलपमेंट वो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटरेस के साथ भी बायलैटरल मीटिंग होल्ड करते हैं। इस मीटिंग में वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिफॉर्म्स, वर्ल्ड बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी में इंक्रीज और वर्ल्ड बैंक के बोर्ड मेंबर्स में और मेंबर्स को इंक्लूड करने की बात करते हैं। वो इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी पर भी बात करते हैं और ग्लोबल साउथ के मल्टीलेटरल इश्यूज में रोल को बढ़ाने की बात करते हैं। ये नेक्स्ट न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, जिन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA में 2 नए रूल्स को इंट्रोड्यूस किया है। इन नए रूल्स की बात करें तो पहला, वो एनजीओज जो FCRA के अंडर रेगुलेटेड हैं, उनको हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में अपने एसेट्स को गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना पड़ेगा। और दूसरा रूल, इन एनजीओज को अपनी मेंशन्ड एसेट्स की सभी डिटेल्स जैसे कि उनका साइज, उनकी वैल्यू, इनको कब खरीदा गया था, इनको कब बेचा गया था वगैरह को भी मेंशन करना पड़ेगा। बात करते हैं कि ये FCRA एक्ट है क्या। ये एक्ट फॉरेन नेशन से मतलब बाहर के देशों से इंडिया में किए गए डोनेशंस को रेगुलेट करता है। इस एक्ट से इंश्योर किया जाता है कि इन डोनेशंस को इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को कमजोर बनाने के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जजेस, मीडिया पर्सन्स कुछ ऐसे लोग हैं जो इस एक्ट के चलते फॉरेन डोनेशंस एक्सेप्ट नहीं कर सकते। 2020 में इस एक्ट को अमेंड किया गया था। वो एक मेजर अमेंडमेंट था जिसने इस एक्ट को और स्ट्रॉन्ग बना दिया था। आप इन डिटेल्स के लिए नोट्स को रेफर कर लें। ये नेक्स्ट न्यूज है इकोनॉमिक्स से। आरबीआई ने अपनी सभी रेगुलेटेड एंटिटीज REs जैसे कि कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस NBFCs वगैरह को एक डायरेक्टिव दिया है कि वो अपने उन सभी बोरोवर्स मतलब अपने सभी कस्टमर्स जिन्होंने उन एंटिटीज से लोन लिया था और फिर उन्होंने उन लोन्स पर डिफॉल्ट कर दिया, मतलब वो कस्टमर्स उन लोन्स को चुका नहीं पाए, जिसके बाद इन एंटिटीज यानी कि बैंक्स ने एज अ पार्ट ऑफ देयर रिकवरी उन कस्टमर्स के एसेट को जब्त कर लिया। आरबीआई ने इन सभी रेगुलेटेड एंटिटीज को ऑर्डर दिए हैं कि ऐसे सभी डिफॉल्टिंग लोगों की डिटेल्स और इनके कौन कौन से एसेट्स को पोजीशन में लिया गया है, इन डिटेल्स को वो अपनी वेबसाइट पर पब्लिकली डिस्प्ले करें। आरबीआई के इस स्टेप से उनकी कोशिश है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में और बेहतर ट्रांसपेरेंसी लाने की। ये आज की एक और न्यूज है जुडिशरी से। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्योंकि गवर्नमेंट
सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम के रिकमेंडेशंस पर टाइमली एक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से अपॉइंटमेंट्स डिले हो जाते हैं। उसकी वजह से इंडियन जुडिशियल सिस्टम टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को खो रहा है। मतलब क्योंकि ये अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस इतना स्लो और डिलेड है, टैलेंटेड इंडिविजुअल्स अपने करियर में इतना वेट करना प्रेफर नहीं करते और बाकी और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से इस इवेंट से जुड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो पहला है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और दूसरा है कोलिजियम सिस्टम। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 217 हाई कोर्ट्स में जजेस के अपॉइंटमेंट से डील करता है। इसमें मेंशन है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट और चीफ जस्टिस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट से कंसल्ट करके हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करेंगे। अब कोलिजियम सिस्टम की ब्रीफली बात करें तो ये सिस्टम शुरुआत से इंडियन पॉलिटी का फीचर नहीं है, पर इसका धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ है। 1993 में हुए जजेस केस से इसकी शुरुआत हुई और फिर 1998 में कोलिजियम सिस्टम ने डेफिनेटिव शेप ले ली। कोलिजियम के बारे में बात करें तो ये एक बॉडी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ये टॉप 5 जजेस मिलकर जजेस के अपॉइंटमेंट को डिसाइड करते हैं और फिर गवर्नमेंट को अपनी रिकमेंडेशंस फॉरवर्ड कर देते हैं, जिन रिकमेंडेशंस पर फिर गवर्नमेंट एक्ट करती है। ये दोनों टॉपिक्स डिटेल में आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे। आई रिकमेंड यू टू स्टडी देम। ये स्टेट बेस्ड न्यूज है और इसका कॉन्टेक्स्ट है कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच चल रहा कावेरी वाटर के शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट। अब इन द लेटेस्ट डेवलपमेंट कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी CWRC ने अपने लेटेस्ट मीटिंग में कर्नाटका को ऑर्डर दिए हैं कि वो तमिलनाडु के लिए अगले लगभग 2 हफ्ते तक 3000 क्यूसेक्स वाटर को रिलीज करें। यू शुड नोट दैट ये वाटर क्वांटिटी कर्नाटका को दिए गए पिछले 2 ऑर्डर्स के कंपैरिजन में कम है, जब उनको 5000 क्यूसेक्स वाटर रिलीज करने के ऑर्डर दिए गए थे। ये नेक्स्ट न्यूज भी स्टेट बेस्ड न्यूज है और पंजाब से है। इसका कॉन्टेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन, जो विंटर मंथ्स में नॉर्थ इंडिया में काफी बढ़ जाता है। पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लिए हैं, जिसमें उन्होंने अपने स्टेट में होने वाली स्टबल बर्निंग के केसेस को 50% तक रिड्यूस करने की कमिटमेंट की है। ये कमिटमेंट उन्होंने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की मीटिंग के दौरान की है और इसीलिए हम अब बात करते हैं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की एक बॉडी है जिसको 2021 में एक लेजिस्लेशन के थ्रू पार्लियामेंट में एस्टैब्लिश किया गया था। इस मल्टी स्टेक होल्डर बॉडी का पर्पस है दिल्ली NCR रीजन में पॉल्यूशन को कंट्रोल में रखना। और हम बात करते हैं WHO की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस की, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 में रिलीज किया था और प्रिलिमिनरी में इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ये WHO की गाइडलाइंस PM 2.5, PM 10 और बाकी और मेजर एयर पॉल्यूटेंट से रिलेटेड सेफ लेवल्स को डिस्क्राइब करती है। इस टॉपिक पर भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये न्यूज़ है बायोडायवर्सिटी से। इंडिया में अब तक नामीबिया और साउथ अफ्रीका से इंडिया के चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के लिए 20 चीतास को लाया जा चुका है और उन 20 में से 6 चीतास की किसी ना किसी रीजन की वजह से डेथ हो चुकी है। इन डेथ्स को लेकर इस पूरे प्रोजेक्ट को काफी क्रिटिसाइज भी किया गया है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि इस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड एक्सपर्ट्स टीम सोच रही है कि नामीबिया और साउथ अफ्रीका के सिवाय अब किसी और चीता नेशन से इंडिया में चीतास को इंपोर्ट किया जाए। एक्सपर्ट टीम का मानना है कि ये चीतास की डेथ इंडिया के अनसूटेड क्लाइमेट की वजह से हुई है। फॉर इंस्टेंस, अभी इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे चीतास इंडिया के समर मंथ्स में अपनी बॉडी पर एबनॉर्मली विंटर कोट को डेवलप कर रहे हैं, जिससे उनको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, दिस रिमेन्स टू बी सीन। इस इवेंट से रिलेटेड डेवलपमेंट्स को भी हम फॉलो करते रहेंगे। ये न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। इंडिया ने कल 13th इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ्स कॉन्फ्रेंस IPACC को होस्ट किया है, जिसमें 30 कंट्रीज से आर्मी चीफ्स प्रेजेंट थे। इस इवेंट के दौरान इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के आर्मी चीफ्स ने चाइना के साउथ चाइना सी में
एक्सपेंशन करने के स्टेप्स को रेफर किया है और इंडो पैसिफिक को भी मेंशन किया है, ये बोलकर कि इस रीजन ने आज के समय में एक जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हासिल कर ली है और इस इंडो पैसिफिक रीजन से कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस जुड़े हैं, जैसे कि बाउंड्री डिस्प्यूट इश्यूज, पायरेसी वगैरह। ये न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के इंस्टीट्यूशन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड, जिन्होंने एक स्टडी की है और उससे रिजल्ट मिला है कि इंडियंस का मीन डेली सॉल्ट कंजम्पशन 8 ग्राम्स पर डे है और ये ज्यादा है WHO की रिकमेंडेड डेली लिमिट 5 ग्राम प्रति दिन से। और उस स्टडी में ये भी पता चला है कि ये सॉल्ट इनटेक मेल पॉपुलेशन और रूरल पॉपुलेशन में एवरेज से ज्यादा है। हमने अपने 22 अगस्त के ही एडिशन में एक एडिटोरियल को डिस्कस किया था जिसमें हाइपरटेंशन पर बात की गई थी। उसमें हाईलाइट किया गया था कि कैसे सॉल्ट का इनटेक और हाइपरटेंशन डायरेक्टली रिलेटेड है। आई होप यू हैव सीन दैट एडिटोरियल। ये नेक्स्ट न्यूज़ है इकोनॉमिक्स से। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एंजल टैक्स रूल्स में नई चेंजेस को इंट्रोड्यूस किया है और इनको अब थोड़ा और सॉफ्ट बना दिया गया है। गवर्नमेंट ने अब लगाए जाने वाले एंजल टैक्स की वैल्यूएशन के लिए 5 अलग अलग वैल्यूएशन मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया है और कंपनीज को अपनी शेयर वैल्यू में टैक्स कैलकुलेट करते समय 10% तक की डेविएशन करने को अलाउ कर दिया है। अब से पहले तक एंजल टैक्स को नेट असेट वैल्यू NAV पर कैलकुलेट किया जाता था, पर ये नए रूल्स सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एप्लीकेबल हैं और इससे उनको काफी राहत मिलेगी और इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम और फोस्टर होगा। अब बात करते हैं कि एंजल टैक्स होता क्या है। ये टैक्स स्टार्टअप्स पर लगाया जाता है जब वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए शेयर्स इशू करते हैं कैपिटल रेज करने के लिए। मतलब एंजल टैक्स स्टार्टअप्स की फंडिंग के दौरान लगाया जाता है। ये टैक्स जनरली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे इन्वेस्टर्स को इम्पैक्ट करता है। फ्रेंड्स, आज के एडिशन में 2 एडिटोरियल्स हैं। पहला रिलेटेड है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच चल रहे कावेरी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट से और दूसरा रिलेटेड है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे नागोर्नो कराबाख डिस्प्यूट से रिलेटेड। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट एडिटोरियल। आई होप फ्रॉम द पीपल हु व्यू दीज एडिशंस रेगुलरली कि उनको पता हो कि कावेरी इशू से रिलेटेड अपडेट्स को इस एडिशन में रेगुलरली कवर किया जाता है और इनफैक्ट हम पहले इस टॉपिक से रिलेटेड एक एडिटोरियल को डिस्कस भी कर चुके हैं। इसलिए हम इस एडिटोरियल को, जिसमें काफी पुरानी बातें दोहराई गई हैं, ब्रीफली कवर करेंगे। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट में इंटरवीन करने से मना कर दिया था और उन्होंने कर्नाटका को बोला था कि वो उनको कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को एज इट इज फॉलो करे। कर्नाटका गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गई थी क्योंकि उनका कहना था कि कमजोर मॉनसून रेनफॉल की वजह से उनके स्टेट के रिजर्वॉयर्स में इस समय पानी अपनी नॉर्मल स्टेट से इस समय 50% कम है। और कर्नाटका के सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले तमिलनाडु की भी गवर्नमेंट एक बार सुप्रीम कोर्ट में गई थी कर्नाटका से अपने पानी का हक लेने के लिए। अब इस पीस में बोला गया है कि ये चल रहा विवाद जिसमें कभी एक पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाती है और कभी दूसरी, इसका सॉल्यूशन है कि ऐसी कम बारिश वाली सिचुएशंस के लिए, मतलब मॉनसून डेफिसिट सीजन्स के लिए, एक स्पेशल वाटर शेयरिंग फॉर्मूला बनाया जाए, जिस फॉर्मूला में वाटर शेयरिंग को डिसाइड करने के लिए हर एक पैरामीटर को ध्यान में रखा जाए कि किस रिजर्वॉयर में कितने पानी की कमी है, किसको ज्यादा जरूरत है, किसको कम जरूरत है वगैरह। ऐसा करने से ये आपसी विवाद कम हो जाएगा। अब बात करते हैं आज के दूसरे एडिटोरियल की। इसका कॉन्टेक्स्ट है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच काफी लंबे समय से चल रहा नागोर्नो कराबाख को लेकर विवाद। अब आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कि ये विवाद है किस बात पर। इस विवाद की शुरुआत हुई थी 1991 में, जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था। आर्मेनिया और अजरबैजान, जो दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और नागोर्नो कराबाख अजरबैजान में एक छोटा सा एनक्लेव है जिसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन आर्मेनिया की है। इस अजरबैजान के छोटे से रीजन में आर्मेनिया की रहने वाली पॉपुलेशन चाहती है कि वो अपनी मर्जी से अपने आप को रूल करें या फिर आर्मेनिया को ज्वाइन कर लें, और ये ही इस विवाद की जड़ है। और ये कॉन्फ्लिक्ट 2020 में भी काफी न्यूज में था और फिर प्रिलिमिनरी 2022 में
आर्मेनिया, अज़रबैजान और बाकी और कुछ नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। कमिंग बैक टू दिस एडिटोरियल, इस कॉन्फ्लिक्ट में लेटेस्ट अपडेट ये है कि अज़रबैजान ने नागोर्नो कराबाख रीजन, जो अब तक आर्मेनिया के कंट्रोल में है, उसको कैप्चर कर लिया है। अज़रबैजान ने इसको अचीव करने के लिए लाचीन कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया था। ये लाचीन कॉरिडोर एक मेजर रोड है जो इस नागोर्नो कराबाख एन्क्लेव को आर्मेनिया से जोड़ती है। इस मेजर लाइफलाइन को ब्लॉक करने से नागोर्नो कराबाख में रह रही आर्मेनियन पॉपुलेशन काफी कमजोर हो गई। अज़रबैजान के इस नागोर्नो कराबाख पर जीत के दो रीजंस हैं। पहला रीजन, टर्की का अज़रबैजान को मिला भरपूर सपोर्ट, और दूसरा, आर्मेनिया के मेजर सपोर्टर रशिया का ध्यान अपनी चल रही यूक्रेन वॉर की तरफ होना। अब जब अज़रबैजान इस डिस्प्यूटेड रीजन के कंट्रोल में है, उसके पास ये अब सही मौका है एक नई शुरुआत करने का, नागोर्नो कराबाख को पीसफुली इंटीग्रेट करने का और उसमें रह रही आर्मेनियन पॉपुलेशन के साथ संवेदनशीलता से रहने का। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट एडिशन।